हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो चला है आज के स्विच बुलेटिन का और मेरा नाम है सिमरन। स्विच बुलेटिन एक ऐसा बुलेटिन जहां हम खबरों को स्टिच करके ऐसे पेश करते हैं कि न्यूज सिर्फ आप तक पहुंचे ही नहीं बल्कि उस खबर पर आप सोच विचार कर पाए। वन लाइनर्स और हेडलाइंस के जमाने में स्विच बुलेटिन पर हम आपको डीप डाइव करके न्यूज की पूरी एनालिसिस करके बताते हैं कि आखिर खबर की जड़ क्या है। और सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के थ्रू हम आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। कहने को तो ये स्विच बुलेटिन महज आधे घंटे का है, पर हमारे रिपोर्ट्स का भंडार आपको हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। तो चलिए आज के स्विच बुलेटिन का स्विच ऑन करते हैं। आपने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार की खबर तो सुनी ही होगी, लेकिन कांग्रेस वहां कैसे हारी, जबकि एग्जिट पोल्स में तो दिखाया गया कि कांग्रेस लीड कर रही है। फिर ऐसा क्यों हुआ, ये आप हरियाणा से कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा के हवाले से तरुण की इस रिपोर्ट में समझिए। बहुत ज्यादा निराशा हुई है, इस चीज को पार्टी को देखना पड़ा। वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद एक्सपर्ट्स जो है वो बाल की खाल निकालने लग गए हैं, क्योंकि सभी ने कहा था कि कांग्रेस ये चुनाव आसानी से जीत रही है। एक तरफा ओपिनियन था इस तरीके का, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के भानुमति का कुंबा बनाने की कोशिश की जा रही है और पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में कुछ भी कहा जा रहा है, मतलब कोई कहानी बनाई जा रही है। लेकिन इस स्टोरी में ऐसा नहीं होगा। इस स्टोरी में हम आपको हरियाणा से जो कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित लीडर हैं कुमारी शैलजा, उनके हवाले से बताएंगे कि आखिर पार्टी का ये हाल हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि उनके लिए भी ये जो नतीजे हैं उनको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गई। हालांकि इसकी भविष्यवाणी उन्होंने खुद जुलाई के महीने में ही कर दी थी। शैलजा ने हार का ठीकरा कांग्रेस की स्टेट यूनिट पर फोड़ा है। हार का ठीकरा स्टेट यूनिट पर फोड़ते हुए उन्होंने नाम लेकर बताया है कि कौन से नेता कांग्रेस की ऐसी हार के लिए जिम्मेदार हैं। शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उदय भान, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे स्टेट में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो सांसद बेटे हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, इन तमाम नामों को खुलेआम लेकर इनको हरियाणा में जो कांग्रेस की हार है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राजस्थान और कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट और कर्नाटक में सिमिलरली इसी लाइन पे सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार का मामला है, उसी तरीके से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का एक छत्र राज है और इसको चैलेंज करती है कुमारी शैलजा, जिनके साथ वहाँ पे जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहे हैं बड़े लंबे टाइम तक रणदीप सुरजेवाला, वो भी शामिल हैं। हालांकि जब से हुड्डा की राजनीति का उदय हुआ है उन्होंने हरियाणा में किसी और नेता की कभी भी नहीं चलने दी है, ये एक स्टेटेड फैक्ट है। कहा तो ये तक जाता है कि हरियाणा के 3 लालों में शामिल भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल के दौर को भी उन्होंने ही समाप्त किया। ऑफिशियली नहीं, बट ऐसी किंवदंती है। मतलब हरियाणा की राजनीति में जब से हुड्डा का उदय हुआ उनकी मोनोपोली चली है एक तरीके से, और कुमारी शैलजा भी यही कह रही हैं, उनका भी यही मानना है। दरअसल 18 जुलाई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस को लेकर अपनी राय देते हुए उन्होंने कांग्रेस की हार की एक तरीके से भविष्यवाणी तभी कर दी थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में बस एक नेता की चलती है और इसी वजह से कांग्रेस को वैसे नतीजे नहीं मिलेंगे जिसकी पार्टी ने उम्मीद लगा रखी है, जिसकी तब सब भविष्यवाणी कर रहे थे। तब वो भूपेंद्र हुड्डा की ही बात कर रही थी। मतलब उन्होंने जुलाई में ही ये भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी करीब 3 महीने बाद सही भी निकली है। ऐसी भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने स्टेट कांग्रेस में बदलाव की वकालत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर भी ये हरियाणा में 90 में से 70 से ज़्यादा करीब 72 विधानसभा टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे ने मिलकर बांटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव से पहले जो इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, इन 10 में से 8 सीटों पर हुड्डा को ही टिकट बांटने दिया गया था। नतीजों में कांग्रेस 10 में से 5 ही सीटें जीत पाई, जबकि उम्मीद 5 से ज़्यादा सीटें जीतने की भी थी।
यही विधानसभा में भी जारी रहा। विधानसभा चुनाव में तो कुमारी शैलजा ने ये तक कह दिया था कि हरियाणा कांग्रेस या हुड्डा का कैंप क्या कर रहा था उनको इसका पता ही नहीं था। जुलाई महीने में ही उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट और हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान, खुद हुड्डा और हरियाणा पार्टी अफेयर्स के जो इंचार्ज, वापस से बार बार ये नाम आ रहे हैं आपके सामने, दीपक बाबरिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से पार्टी आला कमान शैलजा की सुन ही नहीं रहा है, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। नतीजों के बाद जीत से 9 सीटें दूर रह गई कांग्रेस। इस हाल के लिए भी जो कांग्रेस का हाल हुआ है, वापस से शैलजा इन्हीं नामों को दोहरा रही हैं। ऐसी बातें करने के बाद वो कांग्रेस के कैंपेन से भी गायब हो गई थी और हाल ये हो गया था कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता तक दे दिया। हालांकि शैलजा जो वेटरन कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में राहुल गांधी के साथ शैलजा एक मंच पे हुड्डा के साथ दिखाई तो दी। हालांकि इनका मिलन जो है वो राजस्थान में पायलट और गहलोत वाला जो मिलन था वो साबित हुआ, ना कि कर्नाटक में जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वाला मिलन था वैसा मिलन। और शायद यही वजह रही कि कर्नाटक की तरह कांग्रेस हरियाणा में जीती नहीं, बल्कि राजस्थान की तरह हरियाणा में हार गई। अब जब बात हरियाणा चुनाव के नतीजों की हो रही है तो हम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि बीजेपी ने लगातार 3 बार वहां चुनाव जीता है और अब तीसरी बार वहां सरकार बनाने जा रही है। ऐसी 5 बड़ी वजहें क्या है जिसने बीजेपी के फेवर में काम किया, चलिए डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। 8 अक्टूबर को आए असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए तैयार है। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए बीजेपी ने 48 सीटें जीती है। पार्टी ने 2014 में 47 सीटें जीती थी जब पहली बार हरियाणा में सत्ता में आई थी। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें हासिल की थी। 90 सीटों वाले हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। कांग्रेस हरियाणा में अपने परफॉर्मेंस से निराश तो है। पार्टी ने 2019 में 31 सीट्स जीती थी और इस बार थोड़ा बेहतर करने का आसार था। हालांकि 37 सीटों के साथ पार्टी का परफॉर्मेंस सुधरा जरूर है, बट वो जीत से दूर रह गई। दोनों पार्टीज को स्टेट भर में लगभग एक जैसा ही वोट परसेंटेज मिला है, लगभग 39%। यहाँ 2019 में बीजेपी को 36.5% वोट शेयर मिला था, थोड़ा इजाफा तो दिखा ही है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 28% था, जो इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। कांग्रेस की सुधार मोस्टली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के कॉस्ट पर हुई, जिसे 1% से भी कम वोट्स मिले हैं। 2019 में अपने पहले चुनाव में 10 सीटें जीतकर जेजेपी ने बीजेपी के साथ सरप्राइज पोस्ट पोल कोलिशन सरकार बनाई थी, जबकि वो लड़ी बीजेपी के खिलाफ थी। जेजेपी के प्रेसिडेंट और हरियाणा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला अपनी सीट उच्चाना कलान हार गए, जहां उन्हें 5% से भी कम वोट्स मिले हैं। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD, जो कभी स्टेट में पावरफुल फोर्स थी, 2005 में सरकार भी बनाई थी इसने, इस बार उन्हें सिर्फ 2 ही सीट्स मिले हैं। ऐसे में बीजेपी के इस हिस्टोरिक जीत के पीछे क्या है वो 5 बड़ी वजहें, चलिए डिटेल में समझते हैं। हरियाणा की राजनीति काफी हद तक जाट कम्युनिटी के डोमिनेंस के आसपास घूमती रही है। हालांकि जाट कम्युनिटी स्टेट की आबादी का बस 22% हिस्सा है, लेकिन अधिकतर चीफ मिनिस्टर्स इसी कम्युनिटी से आए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जाट कम्युनिटी के इस डोमिनेंस ने नॉन जाट वोटर्स में रिसेंटमेंट पैदा की है और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाकर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन हरियाणा में मजबूत की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2014 में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में पावर हासिल की थी बैकवर्ड कास्ट वोटर्स का एक गठबंधन बनाकर। तब से बीजेपी ने पंजाबी हिंदूज, हरियाणवी ब्राह्मण्स और बैकवर्ड क्लासेस के कई ग्रुप्स को अपनी तरफ जोड़ते हुए एक बड़ा वोटर बेस खड़ा किया है हरियाणा में। यही नहीं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर भाजपा ने नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाकर पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स को भी काउंटर किया और ओबीसी वोटर्स के बीच अच्छी गुडविल बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस का चुनावी अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीड किया, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ जाट कम्युनिटी पर ही आधारित थी, जिससे नॉन जाट वोटर्स को इग्नोर्ड फील हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक परसेप्शन बन गया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हुड्डास पावर में आते हैं और कहीं ना कहीं एक जाट डोमिनेंट सरकार बनेगी। इसी वजह से इलेक्शन रिजल्ट को बीजेपी सरकार में विश्वास के वोट के बजाय नॉन जाट गवर्नमेंट के मैंडेट के रूप में देखा जा रहा है। इसका एक उदाहरण ये है कि बीजेपी ने सैनी के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों में से सिर्फ 9 को ही टिकट दिया और इनमें से भी सिर्फ
3 अपनी सीट जीत पाए। मतलब नाराजगी बीजेपी के खिलाफ भी ठीक ठाक ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पार्टी के कई नेताओं को अपने कंट्रोल में रखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में पार्टी के मामलातों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए राज्य के 90 में से 70 उम्मीदवारों को चुनने का फैसला किया। इसकी वजह से कांग्रेस में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला कैंप ने पूरी जान नहीं लगाई, बल्कि पार्टी में फूट पड़ गई। इसी वजह से कांग्रेस अपनी पूरी शक्तियों के साथ काम नहीं कर पाई और मुख्य विरोधी उम्मीदवारों जो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी से हैं, उनको फायदा मिला। आपको बता दें, हरियाणा में लगभग 20% दलित्स हैं और कांग्रेस से एक्सपेक्टेड था कि वो दलित वोटर्स को अपनी तरफ करेगी, लेकिन कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच खुली रिफ्ट और कांग्रेस के दलित आउटरीच को काफी नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ जहां जनरल इलेक्शन में आरएसएस ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, तो वहीं बीजेपी के इस आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलेक्शन में वोटर्स के मोबिलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे कास्ट लाइंस के बजाय हिंदू आइडेंटिटी पर ही वोट्स पड़े हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास कोई ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन नहीं थी और लीडरशिप में निराशा दिखाई दी। ये थी वो 5 बड़ी वजहें जिनकी मदद से बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में जीत मिली है। आपको तो पता ही है कि इजराइल हमास का युद्ध इस पूरे 1 साल में पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है। ऐसे में लेबनान इस क्राइसिस में पिस रहा है। इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ साथ लेबनान पर जमीनी हमले भी कर रही है, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी दुश्मनी लेबनान से नहीं है। फिर लेबनान इस जंग में क्यों पिस रही है और लेबनान को कौन चलाता है और हिजबुल्लाह का लेबनान से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब आपको हरीम की इस रिपोर्ट में मिलेगा। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसमें लेबनान भी पिस रहा है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। एक्चुअली लेबनान का ये हाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग की वजह से है। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि लेबनान मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली कहां पर है और इसका हिजबुल्लाह से क्या रिश्ता है। 6 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश लेबनान मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर पर लोकेटेड है, यानी वेस्टर्न एज ऑफ द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी। लेबनान अपना सदर्न बॉर्डर इजराइल के साथ शेयर करता है और ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स सीरिया के साथ शेयर करता है। लेकिन इसी लेबनान में हिजबुल्लाह है, एक शिया इस्लामी सैन्य संगठन। ये हिजबुल्लाह लेबनान की सिविल वॉर के दौरान बना था। प्रॉब्लम यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल का कट्टर दुश्मन है। ये कोई आधिकारिक सरकारी संगठन तो नहीं है, लेकिन लेबनान में बीते 4 दशक में एक बड़ी शक्ति बन चुका है। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है और उसे इसका समर्थन हासिल है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के पास शिया मुस्लिम देशों का भी समर्थन है। तो लेबनान पर किसका शासन है? दरअसल लेबनान में पॉलिटिकल पावर अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स के बीच बटा हुआ है। साल 1943 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद एक पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद लेबनान में सभी धर्मों की मिलीजुली सरकार बनी। इस पैक्ट के मुताबिक ये तय हुआ था कि एक ईसाई ही देश का राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को दिया जाएगा और संसद का स्पीकर एक शिया मुसलमान ही बन सकता है। उस वक्त लेबनान की आधी से ज्यादा आबादी ईसाइयों की थी, जो सुन्नी और शिया मुस्लिम से ज्यादा थी। लेकिन अब ये समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि देश में ईसाई, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान सभी कुल आबादी का करीब 30% हैं। लेकिन जब ये पैक्ट साइन हुआ था, उस वक्त क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन को संसद में बराबर सीट मिली थी। लेबनान की कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम्स की है, यानी शिया और सुन्नी मुसलमानों की कुल आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों से ज्यादा है। लेकिन लेबनान में किसी एक पार्टी या किसी एक धर्म को मानने वालों की सरकार नहीं बन सकती। यहाँ सरकारें हमेशा गठबंधन से बनती हैं। फिलहाल लेबनान के पास कोई राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन पीएम की पोजीशन नजीब मिकाती के पास है। अब समझते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की क्या पोजीशन है। हिजबुल्लाह की स्थापना इजराइल के खिलाफ 1982 में एक शिया मुस्लिम संगठन के तौर पर की गई थी। उस वक्त लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी। तब इजरायली सेना ने सदर्न लेबनान पर कब्जा किया हुआ था। इसी बीच हिजबुल्लाह ने 1985 में अपनी स्थापना का ऑफिशियल ऐलान किया और उसका ऑब्जेक्टिव था ईरान की तरह ही लेबनान को भी एक इस्लामिक देश बनाएगा। इस दौरान हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान और फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल के कब्जे को खत्म करने की कसम खाई थी। जब 1990 में लेबनान का गृह युद्ध समाप्त हुआ, तब युद्ध में शामिल विभिन्न गुटों ने अपनी सेनाओं को भंग कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसे ही बना रहा। उसने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल से लड़ने के लिए उसकी जरूरत है। इजराइल ने साल 2000 में उस इलाके से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत बताया।
आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 1992 से लेबनान की संसद में अपने उम्मीदवार भेजना शुरू कर दिए थे। उसके कई सांसद लेबनान की संसद में हैं और सरकार में भी कई मंत्री हैं। हिजबुल्लाह शिया आबादी वाले लेबनान के इलाके में स्कूल, हेल्थ सेंटर जैसी कई सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हालांकि लेबनान की दूसरी पार्टीज भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का नेटवर्क इनके मुकाबले काफी बड़ा माना जाता है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे बना? एक्चुअली हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। एज पर रिपोर्ट्स वो अपने लड़ाकों की संख्या 1 लाख बताता है। हालांकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट सजेस्ट दैट इन लड़ाकों की संख्या 20,000 से 50,000 है। According to the American think tank, the Center for Strategic and International Studies, हिजबुल्लाह के पास मौजूद रॉकेट और मिसाइलों की संख्या 1,20,000 से 2 लाख के बीच है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी सेनाओं में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की सेना लेबनान की सेना से अधिक ताकतवर है। लेबनान की सरकार की कमजोरी का फायदा भी हिजबुल्लाह को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, इस देश के पास साल 2022 से कोई राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाई कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। इसलिए केंद्र सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि हिजबुल्लाह को उसका एजेंडा आगे बढ़ाने से रोक सके, और इस तरह हिजबुल्लाह की लेबनान पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। ईरान फुल ऑन बदले के मूड में है, ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में ईरान के एक हिस्से में भूकंप आया। अर्थक्वेक की जगह ये कहा जाने लगा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा है। इजराइल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए, बट ईरान ने इस पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन ऐसी हेडलाइंस क्यों चर्चा में आई है कि ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की है, और इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बता रही है स्वर्णा की स्टोरी। क्या ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया है? क्या अब ईरान वो अगला देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे? ऐसी हेडलाइंस क्यों चर्चा में है? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। अभी मिडिल ईस्ट में काफी उथल पुथल मची हुई है। अब तो इजराइल और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया था, और अब ऐसी खबरें चारों तरफ मीडिया में फैली हुई है कि ईरान शायद अब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है और ये बात चर्चा में आई कैसे, हम ये जानेंगे। तो हुआ ये कि ईरान के एक इलाके में जहां यूजुअली भूकंप नहीं आता है, वहां पर करीब 4.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके बाद ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये भूकंप ना हो बल्कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हो। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भूकंप का न्यूक्लियर टेस्टिंग से क्या रिलेशन है? ऐसे तो भूकंप आते ही रहते हैं, तो क्यों इस अर्थक्वेक को न्यूक्लियर टेस्टिंग से जोड़ा जा रहा है? तो अभी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल है। इनमें से इजराइल और नॉर्थ कोरिया वो दो नाम हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर बम होने की जानकारी को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि माना जाता है कि इनके पास भी ये बम है, लेकिन इसमें एक देश ऐसा है जिसने जब अपने देश में न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी तब उस टाइम भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि वो बस एक भूकंप है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। तो 2013 में नॉर्थ कोरिया के कोस्टल एरिया में भी ऐसा ही भूकंप आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाद में ऐसा कहा गया कि वो भूकंप नहीं था बल्कि न्यूक्लियर टेस्टिंग थी। और अब ईरान के न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर जो थ्योरी चल रही है वो भी इसी वजह से ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इस मामले में CIA की तरफ से भी बयान आया है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन NBC को CIA डायरेक्टर ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। तो अब ये तो बात होगी कि अभी चल क्या रहा है। अब हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान का स्टैंड अब तक कैसा रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनेई, उन्होंने बहुत समय पहले एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अली खामेनेई की पोजीशन जो है वो ईरान में सबसे बड़ी है, और जब कभी भी ईरान की न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई भी बात हुई है तब उन्होंने इसी फतवा का रेफरेंस दिया है। लेकिन इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वो ईरान को ऐसा नहीं करने देंगे। तो अभी मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ हो रहा है और जो ये खबरें चर्चा में है वो कई सवालों को पैदा करती है, जैसे कि क्या
अभी भी ईरान अली खामेनेई के फतवे को फॉलो करेगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मिडल ईस्ट में काफ़ी कुछ हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हुई, उसके अलावा लगातार लेबनान में बमबारी जारी है और ईरान के लिए सिक्योरिटी जो है वो अभी काफ़ी बड़ा कंसर्न है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और यूएस ने भी अभी ये माना है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है ईरान में। तो अब ये बात अभी तक ये साबित नहीं हुई है कि क्या ईरान ने सच में न्यूक्लियर टेस्टिंग की है या नहीं। अब देखना ये होगा कि मिडल ईस्ट में जो उथल पुथल मची हुई है वो किस डायरेक्शन में जाती है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चाहे मुद्दा हो इंडियन पॉलिटिक्स का या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का, स्ट्रेट और टू द पॉइंट न्यूज लाना हमेशा हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रही है। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन, क्योंकि यहाँ हम आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन कर देते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑफ ना हो जाए, इसलिए हम टीवी के साथ साथ डिजिटली भी मौजूद हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगले स्विच बुलेटिन में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।